स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड जो है अपना यूनिट 1 का जो है बच्चों, हम आपको बता दें यूनिट 1 का हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। एक वीडियो पब्लिश हो चुकी है, अपने सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। आज हम पढ़ाने वाले बच्चों पार्ट 2। तो पहले ये जान लें हमने कितना पढ़ लिया था बच्चों। यहाँ से पढ़ लिया था बच्चों, ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज तक हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज मतलब विषमाश बंधन विखंडन से, है ना। हेट्रोलाइटिक से स्टार्ट करने वाले हैं और उसके बाद आज ही वाला टॉपिक हेट्रोलाइटिक वाला ही चलेगा। तो ये अपना सिलेबस का सेकंड टॉपिक हो गया। हम डेली एक बार सिलेबस को बताएंगे कि आज हम सिलेबस से कौन सा टॉपिक उठा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था जो कॉलेज की पढ़ाई होती है वो बाय सिलेबस होती है, ना कि बुक उठाकर पढ़ा जाता है कि सिलेबस में आपका क्या दिया हुआ उस अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है विषमाश बंधन विखंडन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, दोनों ही मीडियम का यूज करते हुए चलेंगे। बाइलिंगुअल रहेगा पहले की तरह से, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। जब हम कहते हैं कि जो अपने साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो हम इस तरह से मान के इस तरह से चलते हैं, जैसे कार्बन कार्बन एक कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक की ओर चले जाएं तो इट मीन्स दोनों इलेक्ट्रॉन जब एक साथ चले जाते हैं तो इसे हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका असमान वितरण, साझे के इलेक्ट्रॉन का असमान वितरण। अब इसमें होगी क्या क्या चीज, अपन इसको कहेंगे ये दो तरह के, इसकी आधार पे बच्चों दो चीजें बनती हैं। अगर हम इस तरह से कहते हैं कि अपने पास बॉन्ड है CX, है ना, ये अपने पास कार्बन है, अगर इलेक्ट्रॉन X ले जाता है तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन किसकी ओर चले गए? X की ओर चले गए। तो X पे तो आ जाएगा माइनस और C पे क्या आ जाएगा? प्लस। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कार्बन की ओर, तो इस कंडीशन में कार्बन पे आ जाता है माइनस और X पे आ जाता है प्लस। तो दो टाइप का यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो दो टाइप का कौन सा होगा बच्चों, ये देख लेते हैं हम यहाँ से। ये देखिए यहाँ से इस तरह से हमने किया, तो दो टाइप का कौन सा होगा, मैंने यहाँ से दो अपन ने अलग अलग सीक्वेंस यहाँ रख लिए कि अगर यहाँ से हम इस तरह से कहें कि ये अपना कार्बन है, चूंकि ऑर्गेनिक की बात हो रही है बच्चों, तो यहाँ पर हम इसी तरह से बात करेंगे। यहाँ पर हमने रखा X और यहाँ पर हमने रखा इलेक्ट्रॉन के लिए Y। तो हमने मान लिया यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसकी ओर मूव हो गए? X की ओर मूव हो गए। तो इस कंडीशन में ये जो कार्बन हमारे पास आया बच्चों, इस पर क्या आएगा? प्लस आएगा और X पे क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर मूव हो गए, तो इस कंडीशन में हमारे पास कार्बन पे माइनस आएगा और Y पे क्या आएगा? प्लस आएगा, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं, यहाँ से हम इसको बात कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये जो कार्बन जिसमें प्लस आया है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बच्चों कार्बोकैटायन, मतलब हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों इसको? कार्ब धनायन। समझ रहे हैं आप यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इसको? अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर यहाँ पे कार्बन पे क्या आता है बच्चों? माइनस आता है। एक सेकंड बच्चों, इस तरह से हमने मान लिया, ये देख लीजिए, अगर इसमें माइनस आता है तो इस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे बच्चों? यहाँ से इसको कहेंगे कार्ब एनायन, मतलब कार्ब ऋणायन। तो आपको एक चीज़ यहाँ से समझ में आ गई बच्चों। ये हम पढ़ने के हिसाब से पढ़ रहे हैं, हम इस तरह से नहीं पढ़ रहे कि लैंग्वेज लिखते जाएं। क्योंकि आप लैंग्वेज लिखेंगे तो आप ऐसे कह सकते हैं, जब साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन परमाणु पर आते हैं, तो आप कैसे लिख सकते हैं? साझे के इलेक्ट्रॉन का किसी एक परमाणु पर आना, किसी एक परमाणु पर आना, ठीक है। अगर ये कार्बन की तरफ बात हो रही है तो इसमें दो तरह की स्पीशीज बनती हैं, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। अगर कार्बन पे प्लस आता है बच्चों तो इसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन, और कार्बन पर अगर माइनस आता है तो इसे क्या कहते हैं हम? कार्ब एनायन, मीन्स कार्ब ऋणायन। अब हम पहली कंडीशन लेके चलते हैं कि जब यहाँ कार्बन पे क्या आएगा? कार्बन पर पे यहाँ प्लस आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आगे क्या लिख सकते हैं हम इसमें कि विषमाश बंधन विखंडन दो प्रकार की स्पीशीज बनती है। अभी बताया था आपको कि कार्बन जिसपे प्लस हो और एक कार्बन जिसपे क्या हो बच्चों? माइनस हो, ठीक है।
अब हम आगे की बात यहाँ से कर लेते हैं कि पहला हम किसको पढ़ेंगे, कार्बोकैटायन को हम पढ़ेंगे। तो कार्बोकैटायन को अपन इस तरह से मान सकते हैं बच्चों, ये अपना कार्बोकैटायन बन गया जिसपे क्या होता है प्लस, यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब संकरण होता है ये इसका, ये बता दिया अपन ने, हाइब्रिडाइजेशन। इसकी जो ज्यामिति होती है, स्ट्रक्चर जो होती है ज्योमेट्रिकली, वो होती है प्लेनर ट्रायंगुलर, मतलब त्रिकोणीय समतलीय कह सकते हो, है ना, प्लेनर ट्रायंगुलर कह सकते हो या त्रिकोणीय समतलीय कह सकते हो। मैं दोनों ही लैंग्वेज में लिखूंगी, चिंता मत कीजिए। एंगुलर, या इसको त्रिभुजीय समतलीय कह सकते हो या त्रिकोणीय समतलीय यहाँ से कह सकते हो आप। समझ में आ गई बात आपको। बॉन्ड एंगल बच्चों कितने का होता है, बॉन्ड एंगल होता है बच्चों 120 डिग्री का। ठीक है, अब बात आती है कि इसके अंदर स्थायित्व का क्रम क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिख लेते हैं हम यहाँ से, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आप जानते हैं वो क्या होती है, 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा स्थायित्व होता है, फिर 2 डिग्री का होता है, फिर वो 1 डिग्री का होता है। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, है ना, कार्बोकैटायन के स्थायित्व को, कार्बोकैटायन इंग्लिश में भी बोल देंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लीजिएगा, कार्बोकैटायन के स्थायित्व को निम्न 2 कारण प्रभावित करते हैं। अब तक तो बहुत सारी चीज़ें आसान लग रही होंगी बच्चों, है ना, तो अच्छा है ना, आसान लग रही है, ऑर्गेनिक जल्दी कवर हो जाएगी। निम्न 2 कारण प्रभावित करते हैं। 2 फैक्टर्स अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। वापस सुन लीजिए, 2 फैक्टर्स अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, जिसमें से पहला कौन सा है बच्चों, वो है हमारा प्लस आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम लिख देते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी चल लीजिए, इसको हम बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। जो प्लस आई माइनस आई पढ़ते हैं ना, वही चीज़ है ये प्रेरणिक प्रभाव। अब हम इसको कैसे बताएंगे, ये देखें यहाँ से हमने यहाँ पे लिखा 3 डिग्री, तो ये CH3 प्लस आ गया। तो आप इतना जानते हो कि हम कब किसको स्थायी कहते हैं, स्थायी कब कहते हैं, ये प्लस अगर किसी माइनस वाली स्पीशीज से ना जुड़े तो ये स्थायी हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये पूरा की पूरा उदासीन हो जाता, न्यूट्रल हो जाता, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाते यहाँ से, तो हम स्थायी तब कहते हैं, स्टेबल जब कहते हैं जब वो किसी और से ना जुड़े, अर्थात वो कैसा हो जाए बच्चों, वो उदासीन हो जाए, तो उस कंडीशन में वो स्थायी कहा जाता है। तो यहाँ से यही चीज़ इसको स्थायी कैसे करेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, ये देगा और ये देगा, इट मीन्स 3 क्या दे रहे हैं, प्लस आई प्रभाव दे रहे हैं। 3 प्लस आई प्रभाव के बाद हम दूसरे की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसकी हेल्प करने को कितने होते हैं कार्बन बच्चों, 2 ही होते हैं, तो ये दे सकता है और ये दे सकता है। लेकिन अपन 1 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर केवल कितने होते हैं बच्चों, 1 ही कार्बन होता है जो केवल 1 ही दे सकता है। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, 3 डिग्री होगा। तो आप इसमें बता सकते हो कि 3 प्लस आई प्रभाव होने की वजह से 3 डिग्री का स्थायित्व ज़्यादा होता है, 2 डिग्री का कम होता है। ऐसे लिख सकते हैं, प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मतलब प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ज़्यादा हम लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, आप इसके अंदर बता सकते हैं कि जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट वाले इसके अंदर ये जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे इसको इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे और इसका स्थायित्व तो बढ़ता चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब अपने पास दूसरा इफेक्ट क्या पड़ता है बच्चों, दूसरा पड़ता है बच्चों यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन, जो हमने कल भी बताया था आपको। किसमें बताया था, फ्री रेडिकल ने बताया था। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो एक बार पढ़ के आ जाए। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, अब आप लोग हिंदी और इंग्लिश की दोनों टर्म्स समझने लग जाइए। मैडम कोई सा भी इफेक्ट लें, नाम लिखें, आपको समझ में आ जाना चाहिए मैडम किसकी बात कर रही हैं। ठीक है, ये वाला इफेक्ट हमने फ्री रेडिकल मुक्त मूलक में भी पढ़ा था बच्चों। ये कैसे होगा फॉलो, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से ये अपने पास है एथिल कार्बोकैटायन, ठीक है, यहाँ से क्या होगा CH3, याद आ गया कल वाला। अब यहाँ से ये यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा तो ये H, यहाँ पर क्या आ जाएगा H, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे आ जाएगा H, फिर ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा तो यहाँ पर ये H, ये कार्बन, ये H, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसके पास प्लस आ जाएगा, ये इस तरह से मूव कर जाएगा, जगह तो बची नहीं,
चलो जगह की थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेते हैं बच्चों। जगह कैसे नहीं बची यहाँ से, कोई बात नहीं बच्चों, जगह एडजस्ट करनी अपने हाथ में। ये लीजिए, जगह यहाँ से बच गई अपने पास। अब देखिए फिर से ये यहाँ मूव कर जाएगा, तो ये जैसे ही यहाँ मूव करेगा बच्चों, ये C डबल बॉन्ड C, ये H और यहाँ पर ये, इसका मतलब इसकी वजह से भी 4 अनुनादी संरचना बन गई। यहाँ से ये मूव कर गया, ये अनुनादी संरचना बन गई, ये मूव कर गया, ये अनुनादी संरचना बन गई, ये मूव कर गया, अनुनादी संरचना बन गई। और यहाँ से अपने पास इस तरह से अनुनादी संरचना। देखो कौन कौन से H प्लस हैं, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इसकी वजह से कितनी बन गई बच्चों, 3 बन गई। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर, ये कौन सा है, डिग्री कौन सी है कार्बोकेटायन की बच्चों, ये वाला है 1 डिग्री। ये देखिए यही तो है ये एथिल CH3 CH2 प्लस, मैच करके देख लीजिए। अगर मान लीजिए ये ऐसा नहीं हो कि इसके पास 2 CH3 होते, जैसा हमने कल बताया था, आपको बताया था ना कल कि अगर ऐसा नहीं हो कि इस तरह से होता अपने पास यहाँ पे, तो यहाँ हम कैसे करते, यहाँ तो 3 हाइड्रोजन होने की वजह से बच्चों यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर बनी। अब यहाँ कितनी हो गई, 1 3 और 3 6 7 बन जाएंगी। कल भी हमने ये चीज़ आपको बताई थी। तो जैसे जैसे ये बीटा हाइड्रोजन है परमाणु बच्चों, एक चीज़ और बता दें, ये जो एटम है ना, ये कौन सा है, ये बीटा हाइड्रोजन एटम है, बीटा H है, अल्फा तो ये रही और बीटा ये रही। ठीक है, चलो अब आगे हम बात करते हैं और कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, फैक्टर जो इसको इफेक्ट करते हैं। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को एक तो करा किसने, इंडक्टिव इफेक्ट ने करा, दूसरा किसने करा बच्चों, ये करा अपना अतिसंयुग्मन प्रभाव ने किया। अब तीसरा आता है कि यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर और आती हैं बच्चों, उनका भी हम देख लेते हैं। क्या एलिल कार्बोकेटायन और बेंजिल कार्बोकेटायन स्थायी होता है क्या बच्चों, उसकी भी बात देख लेते हैं यहाँ से। बच्चों एक तरह से यहाँ के अंदर है ना बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे जो आपकी केमिस्ट्री को बूस्ट भी कर देंगी, मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में। कि एलिल कार्बोकेटायन में क्या होता है, कुछ बच्चों को तो एलिल ही ध्यान नहीं होगा कि एलिल क्या होता है। बच्चों एलिल में होता क्या है, प्रोपीन लिखते हो ना आप, ये प्रोपीन लिखा आपने और इसमें से sp3 जो कार्बन है उसका H हटा दीजिए, मतलब ये वाला sp3 तो इसका H हटा दिए। कैसे है ये sp3, देखो सिग्मा बॉन्ड की संख्या गिनिए, सिग्मा बॉन्ड की संख्या कैसे गिनोगे, चलो ये C H H डबल बॉन्ड C H, ये C H H और ये H। देखो इस वाले कार्बन को गिना कितने सिग्मा, 1 2 3, इसका मतलब sp2, मतलब 3 सिग्मा आएंगे तो sp2, 4 सिग्मा आएंगे तो sp3 और 2 सिग्मा आएंगे तो sp। ऐसे होता है अपना। तो यहाँ से हमने बात बता दी। इसको गिनो कितने सिग्मा है, मेरे को 3 नज़र आ रहे हैं, कौन कौन से 3 नज़र आ रहे हैं, 1 2 और ये 3, तो कौन सा हो गया बच्चों, sp2। लेकिन अगले वाले को देखें तो कितने नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 नज़र आ रहे हैं, तो ये कौन सा हुआ, sp3। इट मीन्स इसमें से एक H अगर आप निकाल दोगे बच्चों तो ये CH3 वाला एक H निकालने के बाद CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस बच जाएगा और इसी को हम कहते हैं एलिल कार्बोकेटायन। ये क्या है बच्चों, एलिल। ठीक है, अब इसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, अब देखिए यहाँ से ये यहाँ से यहाँ मूव करा तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस आ जाएगा इस पर, तो यहाँ भी अनुनाद हो गया। इट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई बच्चों, ज़्यादा हो गई। एक बात और बता दें बच्चों, अगर आपको 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री में से पूछा जाए और यहाँ एलिल रख दिया जाए तो बताएं चारों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आंसर होगा एलिल, क्योंकि 3 डिग्री 2 डिग्री वाले में हम अनुनाद की बात नहीं करते, हाइपर कॉन्जुगेशन तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे बन रही है रेजोनेंस। रेजोनेंस में और अपना हाइपर कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब एक और कार्बोकेटायन आता है जिसका नाम है, जब अपन ने यहाँ पे कार्बोकेटायन की बात करी ही है तो हम सबकी बातें करेंगे बेंजिल कार्बोकेटायन। बेंजिल कार्बोकेटायन क्या होता है बच्चों, ये देखिए यहाँ से हम एक्चुअली ना बहुत सारे यहाँ से बेंजीन रिंग बना लेते हैं ताकि हमें दिक्कत नहीं आए, स्ट्रक्चर बहुत अच्छी फॉर्म बन जाए अपने पास। 3 4 दूर दूर हो गई बच्चों थोड़ी सी,
और ये 5, ठीक है ना, ये बन गई अपने पास। अब देखिए यहाँ से ये होता है बच्चों बेंजिल, CH2 प्लस, ये वाला भी थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा स्ट्रक्चर। चलो अब काम हो गया अपना, ये बेंजिल हो गया, ये ले बेंजिल हो गया ना यहाँ से ये अपना। चलो अब ये हो गया अपना CH2 और ये हो गई इसकी बॉन्ड। अब यहाँ से यहाँ बॉन्ड घूमेंगे, बॉन्ड घूमते के साथ ही डबल बॉन्ड CH2, इतना भी हमको जानते हैं क्योंकि अभी अभी हम 12th को पढ़ कर आए हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी 12th पास करके आए हो बच्चों, 12th आप पढ़ कर आए हो, क्योंकि एग्ज़ाम आपके नहीं हुए, आपको जस्ट प्रमोट किया गया है बच्चों। प्रमोशन से देखो खुश तो कोई भी टीचर नहीं होता कि बिना एग्ज़ाम दिए बच्चे को पास कर दिया जाए, नींव बच्चे की खोखली रह जाती है। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट को करना पड़ा ना चाहते हुए भी, आप जानते हैं, है ना। तो आप अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा बच्चों। एग्ज़ाम अलग बात है और डेडिकेटेड होकर पढ़ना अलग बात है। पढ़ाई आपको नॉलेज दे सकती है, लेकिन एग्ज़ाम आपके नॉलेज का इवैल्यूएशन करता है। तो आप केवल एग्ज़ाम के लिए ना पढ़ें। मैं पहले भी यही कहती थी, नंबरों के लिए मत पढ़िए। जो बच्चा हमसे शुरुआत से पढ़ रहा है उसको पता होगा, कभी मैडम ने ये नहीं कहा नंबरों के लिए पढ़िए, पढ़ने के लिए पढ़िए, नंबर अपने आप आ जाएंगे। क्या कहती है मैडम? पढ़ने के लिए पढ़ें, नंबर अपने आप आएंगे। ऐसा नहीं नंबरों के लिए पढ़िए, पढ़ना अपने आप आ जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। आप नॉलेज गैदर करने के लिए पढ़िए शुरुआत में। बाद में जब एग्ज़ाम हिट होता है तब आप सोचिए कि नंबर लाने हैं। शुरुआत की पढ़ाई जब स्टार्ट ही करी जाती है तो हम चीज़ को समझते हैं, सीखते हैं उसको डेडिकेशन के साथ, ठीक है। तो अब आप एग्ज़ाम नहीं होने से एक सीख मिल गई है हमको कि हमें पढ़ने के लिए पढ़ना है। नंबर कलेक्शन की बात हम बाद में सोचेंगे। चलिए बच्चों आगे देखिए, यहाँ से ये बेंजिल कार्बोकेटायन हो गया। अब यहाँ से स्ट्रक्चर कितनी बन गई बच्चों? 5, 1 2 3 4 और ये 5। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो बेंजिल कार्बोकेटायन है कौन सा है? 1 डिग्री है। तो ऑर्डर ऑफ जो स्टेबिलिटी होगा वो आखिर क्या होगा? हमने इतनी सारी पढ़ ली, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की हम बात कर दें कि इतने सारे हमने पढ़े, तो वास्तव में सबसे ज़्यादा कौन होगा? तो बच्चों सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है बेंजिल, क्योंकि बेंजिल के अंदर कितनी बनी है? 5 अनुनादी संरचना। और बेंजिल में भी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। उसके बाद नंबर आता है एलिल का, क्योंकि इसके अंदर अनुनादी संरचना कितनी बन रही हैं? 2 अनुनादी संरचना बन रही है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद अपना नंबर आता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर स्थायित्व हम किस आधार पर बताते हैं? प्लस आई प्रभाव के आधार पर बताते हैं, प्लस आई इफेक्ट के आधार बताते हैं। और जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हमने लगाया बच्चों, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रेजोनेटिंग इफेक्ट। रेजोनेटिंग मतलब अनुनादी प्रभाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है बच्चों। अब आगे बात आती है, देखिए एक बात वापस चलते हैं ऊपर की साइड। हमने क्या पढ़ा था बच्चों यहाँ पे? हाँ, विषमाश जो बंधु विखंडन होता है बच्चों, इसमें 2 तरह का बनता है। एक कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन हमने 5 तरीके के पढ़ लिए, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और एलिल और एलिल और बेंजिल। अब हम पढ़ेंगे बच्चों क्या? कार्ब ऋणायन। तो ये तो पहला हो गया कार्बोकेटायन, और हम चलते हैं कार्ब एनायन की ओर। तो अगर आपके पास हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज आता है बच्चों, तो आपको दोनों चीज पढ़नी होगी। देखिए बच्चों, दूसरी स्पीशीज क्या है अपनी? कार्ब एनायन। इसका मतलब ये हो गया कि जब यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या आ जाए? ऋणावेश आ जाए। वो मैंने आपको बता दिया था कब आएगा। आप इस तरह से आपने लिखा, वाई ने इलेक्ट्रॉन ना खींच के कार्बन ने खींच लिए, और उस कंडीशन में कार्बन पे क्या आ जाएगा? माइनस, और वाई पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो उस समय अपन कहते हैं ये कार्ब एनायन अपना बना। अब ये जो कार्ब एनायन बना बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं यहाँ 1 सेकेंड, 1 2 और ये 3, और इसके पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे तो माइनस भी तो आ गया। माइनस को हम इलेक्ट्रॉन के रूप में इस तरह से दिखा देंगे। तो अब इसके पास 4 स्ट्रक्चर हो गई, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा? sp3 आएगा। इसके पास स्ट्रक्चर में ये जो अपने पास है, इसकी ज्योमेट्री कैसी आएगी बच्चों? पिरामिडल आएगी। इसकी कैसी आएगी? पिरामिडल आएगी, ठीक। sp3 इसके अंदर होगा। अब इसके बाद हम बात बताते हैं आगे की कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा। देखिए 3 डिग्री की अगर हम बात करें तो 3 डिग्री होता है ये वाला बच्चों, CH3 CH3 CH3, और इस पर क्या आ जाएगा? माइनस। अब आगे देखिए इस पे 2 आएंगे यहाँ से, CH3 CH3, ये कौन सा आ गया बच्चों? 2 डिग्री आ गया। और इसके बाद ये आ गया बच्चों 1 डिग्री, ठीक है।
अगर आप चाहें तो ये अपना आ गया 1 डिग्री, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ ये इसको दे रहा है, ये भी इसको दे रहा है, ये भी इसको दे रहा है। अब एक चीज़ सोच के देखिए, कार्बन पे तो पहले से ही माइनस है, अगर मुझे इससे स्थायी बनाना है तो इलेक्ट्रॉन इससे खींचने वाला चाहिए, बजाय इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल गया बच्चों, तो इस पर इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देगा और बढ़ाने की वजह से इस पर माइनस जो है वो इकट्ठा होता चला जाएगा। अगर माइनस इकट्ठा हो गया तो ये न्यूट्रल नहीं हो पाएगा, जबकि जब भी हम स्टेबल होने की बात करते हैं तो स्पीशीज़ कैसी होनी चाहिए, वो न्यूट्रल होनी चाहिए, उदासीन होनी चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर CH3 की जगह बच्चों यहाँ Cl लगा देती तो इसमें ज़्यादा अच्छा होता और ये ज़्यादा स्थायी हो जाता, क्योंकि Cl इलेक्ट्रॉन खींचता, ये खींचता, ये खींचता, जितना भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जितना भी इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ज़्यादा था, डेंसिटी ज़्यादा थी, वो सारा Cl इससे खींच के ले जाता। तो समझ में आया आपको? इसका मतलब -I इफेक्ट जो होगा यहाँ से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? कार्बोकैटायन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ से हम लिख लें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, कार्बोएनायन। ठीक है, मतलब -I इफेक्ट जितना ज़्यादा बढ़ेगा, स्टेबिलिटी जो होगी वो उतनी ही घटेगी। तो सबसे ज़्यादा ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। इसका मतलब 3 डिग्री सबसे कम, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर कौन सा आ जाएगा बच्चों? मिथाइल यहाँ से आ जाएगा। जहाँ तक मैं समझ रही हूँ आपको यहाँ से लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही होगी, इतना तो आप बच्चों कोऑपरेट कर ही सकते हैं कि हाँ हम इतना कोऑपरेट कर सकते हैं। आगे अपन नोट्स रूप में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, और क्या लिख सकते हो कि -I इफेक्ट जो होता है वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन। ठीक है, चलो ये चीज़ हमने यहाँ से बच्चों लिख दी है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि बताएं ये CH3 का होल थ्राइस C- है, एक CCl3- है, दोनों में स्टेबल कौन होगा? तो स्टेबल होगा CCl3-, क्योंकि ये माइनस है, इसके ऊपर जितना भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो Cl खींच लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए प्लस लगा देती हूँ और फिर Cl जोड़ देती हूँ, फिर क्या होगा? तो फिर ये अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? पहले ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, पहले ही बेचारा गरीब पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और इस Cl ने खींच लिए, तो इसके ऊपर तो उदासीन होने की बजाय बहुत ज़्यादा प्लस इसके ऊपर आने लग जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों, ये यहाँ से आपका होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज वाला टॉपिक खत्म होता है। और कल की क्लास में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे अपन पढ़ेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल अभिकर्मक, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बच्चों पूरी तरह से कल हम पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में। जल्दी से शेयर कर दीजिए आगे स्टूडेंट्स के पास कि मैडम ने यहाँ से BSc फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है। आओ बच्चों, गैदर हो जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ, मैडम पढ़ा रही है। जल्दी से बच्चों इसमें सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाइए। जो भी बच्चे हैं आसपास 12th के और वो इंतजार कर रहे हैं कि BSc पढ़नी है, तो कहो भैया एक क्लास तो पढ़ लो डेली की, कम से कम पढ़ाई तो रूटीन में बनी रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बच्चों एक रिक्वेस्ट और है आपके पास मेरी, प्लीज़ उससे सुनिएगा, फॉलो कीजिएगा। आप हमारे पास पूरी साल 12th की केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, तो प्लीज़ बच्चों जो अब बच्चे 11th से 12th में आए हैं उन तक इस चैनल को पहुंचाने का प्लीज़ प्रयास कीजिए। जो आपके 11th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको जोड़िए कि मैडम ने यहाँ से चैप्टर 1 करा दिया, चैप्टर 2 करा दिया, 4th चैप्टर चल रहा है, 7th चैप्टर एज इट इज़ कर सकते हो, 11th कर सकते हो, 12th कर सकते हो। चैप्टर यहाँ से बच्चों जोड़िए, बच्चों को प्लीज़ जोड़िए, हमें आपकी हेल्प की नीड है ताकि जो 11th से 12th में आए बच्चे वो फटाफट इस चैनल से जुड़ पाएँ और हम भी उनसे जुड़ पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। बच्चों एक चीज़ और, इसकी स्टडी को BSc पढ़ाने की, देखो मुझे लग नहीं रहा है अभी BSc क्लासेस स्टार्ट हुई हैं कहीं भी, तो आप प्लीज़ इसे फेसबुक पे शेयर जरूर कीजिएगा कि BSc क्लासेस जो हैं वो जो हमारे चैनल पे हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, ताकि बच्चे वहाँ से जुड़ पाएँ। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं। आपके कहने पर ही, आपकी डिमांड पर ही बच्चों मैंने ये क्लासेस स्टार्ट करी हैं। आपका सपोर्ट ही इन क्लासेस को और आगे पहुँचा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।